Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम देखेंगे डिस्प्ले मेमोरी का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम देख रहे थे डिबगर में अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट हम चीज़ें देख रहे थे एंड दिस एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर वाज अ वेरी यूजफुल टूल इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलपमेंट। लेकिन अभी हम देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन इन करैक्टर मोड द वे डॉस यूजेस दिस स्क्रीन, और ये जो हम यूज़ करेंगे इस स्क्रीन को दैट विल बी स्पेसिफिक टू IBM PC में जैसे वो इस्तेमाल होती है। तो उससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द ASCII कोड्स और ASCII वैल्यूज़। हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो लेकिन कीबोर्ड से तो हमने अल्फ़ाबेट्स भी प्रेस करने होते हैं ABCXYZ। तो जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वो ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम A प्रेस करते हैं और फॉर दैट सेक इसकी जो ASCII वैल्यू है वो 65 है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 65 के अंदर और फिर इसकी बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो इस A को कैसे स्क्रीन पर इंटरप्रेट करता है, इस करैक्टर A को। तो ये क्या होता है कि हमारे पास एक वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर होता है हमारे कंप्यूटर में जो ए शेप ऑफ ए को इंटरप्रेट करता है, और इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे हो रही होती है कि ये ए के लिए कोई कोड निकाल लेता है और फिर हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती है जो कि स्पेसिफिक पिक्सल्स को ऑन या ऑफ करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पूरा डब्बा है और इसके अंदर ये तमाम पिक्सल्स हैं, तो कैथोड रे ट्यूब बताएगी कि अच्छा आप इस पिक्सल को ऑन कर दो, इस पिक्सल को भी ऑन कर दो, इस पिक्सल को भी ऑन कर दो, इस पिक्सल को भी ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो, इसको भी ऑन कर दो और इसको भी ऑन कर दो। तो ये जो शेप बनेगी ये फिर ए रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये तो हमारे पास एक सिस्टम पे हो रहा है कि हमने ए को इस तरह रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्या हम किसी और कंप्यूटर में जाएंगे तो ये किसी और तरीके से हो रहा होगा? नहीं, बल्कि ए जो एक कंप्यूटर पे जिस तरह प्रेजेंट हो रहा है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम जाएंगे तो ए हर ऑपरेटिंग पे सिस्टम पर हर कंप्यूटर पे उसी तरह प्रेजेंट हो रहा होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप कर दी गई है जिसको कहा जाता है ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो एक स्टैंडर्ड के लिहाज से होती है, डेट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो जो हम किसी कंप्यूटर के ऊपर ए लिखेंगे तो वो दूसरे कंप्यूटर पे भी उसी तरह ए ही लिखा जाएगा। ये नहीं होगा कि एक जगह पे हम इस एक कोड ए के लिए यूज़ कर रहे हैं और किसी और कंप्यूटर में वही कोड जी के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए एक ASCII टेबल डिफाइन किया गया है जिसके अंदर तमाम करैक्टर्स और सिंबल लिस्ट कर दिए गए हैं कि किसके लिए कौन सा नंबर अलॉट है। ए के लिए कौन सा नंबर है, इस सिंबल के लिए कौन सा नंबर होगा, इस सिंबल के लिए कौन सा नंबर होगा, इसके लिए कौन सा नंबर होगा, 1 के लिए कौन सा नंबर होगा, 2 के लिए कौन सा नंबर होगा। तो इस ASCII टेबल के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं। जैसे आप इस पेज पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये ASCII टेबल गिवन है जिसके अंदर तमाम अल्फ़ाबेट तमाम करैक्टर्स के लिहाज से ASCII वैल्यूज़ बताई गई हैं कि किस अल्फ़ाबेट की क्या ASCII वैल्यू होगी, बाइनरी में क्या होगी, हेक्सा में क्या होगी, इस तरह। इसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंडेड ASCII टेबल होता है जिसके अंदर कुछ फर्दर करैक्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं और नंबर ऑफ़ बिट्स इंक्रीज़ कर दी जाती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ASCII टेबल्स जो होते हैं इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, विच आर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड के अलावा कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं जैसे EBCDIC, ग्रे कोड्स, लेकिन ASCII जो है ये बहुत मशहूर है और प्रिवलेंट स्टैंडर्ड है और हम इसी को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड भी है, एक यूनिकोड जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहा है आजकल, लेकिन इस डिस्कशन में हम ASCII कोड्स पर ही फोकस करेंगे। जैसे कि हमने एक नॉर्मल ASCII टेबल देखा था और एक एक्सटेंडेड ASCII टेबल देखा था। नॉर्मल ASCII टेबल्स जो हमारे पास होते हैं उनमें 128 करैक्टर्स होते हैं जो 0 से लेकर 127 तक उसको असाइन किए जाते हैं। जब IBM PC इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक एक्सटेंड कर दिया गया था इस ASCII स्टैंडर्ड को और 128 मोर करैक्टर्स ऐड कर दिए गए थे, जैसे हमने एक्सटेंडेड टेबल भी देखा है। तो उसके अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स थे वो 128 से 256 तक जा रहे थे, यानी 0 से लेकर 127 तक तो हमारे पास नॉर्मल वही वाली चीज़ें थी। लेकिन फिर आगे 128 से लेके 256 तक हमारे पास 256 तक नहीं, 255 तक। 256 तो टोटल होते हैं ना, लेकिन उसमें 0 से 255 तक नंबर होते हैं जो कि टोटल 256 बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टोर होते हैं नंबर 0 से लेकर 255 तक, ये एक 8 बिट बाइट के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। न्यू करेक्टर्स इसलिए ऐड किए गए लाइन ड्राइंग के लिए, विंडो कॉर्नर्स के लिए और सब नॉन इंग्लिश करेक्टर्स इसमें ऐड किए गए, और इन करेक्टर्स की ज़रूरत टैली टाइप या टर्मिनल्स पर नहीं पड़ी थी। लेकिन IBM PC के इन्वेंट से या फुल स्क्रीन डिस्प्ले के इन्वेंट के बाद जब वो ये चीज़ें बनी तो तब हमें फ़ील हुआ कि ये सिंबल्स भी ASCII टेबल में ऐड होने चाहिए, इसलिए तब ऐड किए गए थे। और उस टाइम कोई ग्राफिक्स मोड अवेलेबल नहीं होते थे, बस एक ही बेसिक मोड होता था ग्राफिक्स का।
तो IBM PC से रिलेटेड जितने भी प्रिंटर्स हैं, डिस्प्लेज हैं या कोई भी पेरिफेरल एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, वो सारी आस्की कोड को अंडरस्टैंड करती हैं और इसी को फॉलो करती हैं। अगर हम प्रिंटर को भेजेंगे ए तो प्रिंटर उसको एक शेप प्रिंट कर देगा। अगर हम डिस्प्ले को भेजेंगे तो VGA कार्ड उसको एक ही शेप बना देगा ऑन दी कैथोड रे ट्यूब। और अगर किसी और पेरिफेरल डिवाइस को भेजेंगे, किसी और कंप्यूटर को भेजेंगे वाया सीरियल पोर्ट, तो वो सबके पास ए ही रहेगा, कोई उसको चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास आस्की टेबल में कंटिन्यूस अरेंजमेंट है अपर केस अल्फ़ाबेट्स की, यानी एक सीक्वेंस में है A B C D। अगर डेसिमल फॉर्म में देखें तो इसका 65 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हेक्सा में देखें तो 41 से लेके 5A तक हमारे पास अपर केस लेटर्स होते हैं। लोअर केस अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे पास वो 61 से लेके 7A तक होते हैं, और नंबर्स होते हैं हमारे पास 30 से लेके 39 तक। ये हेक्सा डेसिमल की फॉर्म में अगर हम इनको देखें तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम जब हेक्साडेसिमल के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें 0x20, 0x का मतलब है कि ये हेक्सा नंबर है, और 20 हम उसके अंदर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें किसी नंबर में से नॉर्मल जो डेसिमल की फॉर्म में, तो उसको हम आस्की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई करैक्टर है जो कि अपर केस में हमारे पास है ए, और मैं चाहता हूँ इसको लोअर केस में ले आऊँ, तो मैं उसमें 20 ऐड करूँगा तो ये लोअर केस वाला नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास अगर कोई अल्फ़ाबेट है जो कि स्मॉल है, लोअर केस में, उसको मैंने अपर केस में करना है, तो मैं इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास लोअर केस अपर केस वाला इसका लेटर आ जाएगा। इसी तरह कोई नंबर है मेरे पास 1 2 3, मैंने उस डिजिट को कन्वर्ट करना है आस्की रिप्रेजेंटेशन में, तो मैं उसके अंदर 30 ऐड करता हूँ। 1 के अंदर 30 ऐड करूँगा, मेरे पास आंसर आएगा 31। तो यही इसकी हेक्साडेसिमल नोटेशन होगी आस्की वैल्यू के अंदर। 0 के अंदर 30 ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 30, ठीक है। और मेरे पास जो 9 है उसके अंदर 30 ऐड करूँगा तो आंसर आएगा 39। तो ये 30 से लेकर 39 तक मेरे पास डिजिट्स होते हैं। तो हम इसका फर्दर डिस्प्ले मेमोरी के लिहाज से कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जब हमारा डिस्प्ले के पास VGA कार्ड के पास नंबर जाएगा 0x40, यानी हेक्साडेसिमल में 40 नंबर पास होगा, तो ये इस तरह से पिक्सल्स को ऑन ऑफ करेगा कैथोड रे ट्यूब के ऊपर कि हमारा A जो है वो नंबर शो हो जाए, अल्फ़ाबेट शो हो जाएगा। हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जो कि हम लेटर चैप्टर्स में प्रोग्राम भी करेंगे। जब 40 रिसीव हो तो आप ए नहीं बनाओ बल्कि कुछ और बनाओ। तो वीडियो डिवाइस बेसिकली क्या होती है, ये एक मेमोरी एरिया होता है जिसके अंदर हमारे पास आस्की कोड कंटेन हो रहे होते हैं, कर्सर की हाइट होती है, कर्सर की पोजीशन होती है और रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मिलकर एक वीडियो डिवाइस बना रही होती हैं। जबकि VGA मेमोरी होती है वो कंप्यूटर उसको अपनी ओन मेमोरी की तरह देख रहा होता है और इसका सारा डाटा वो अपनी ही मेमोरी में सेव कर रहा होता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल जैसे मेमोरी थी हम उसको असेस कर रहे थे बेस बस के ज़रिए, ठीक है। तो हमारे पास जो VGA मेमोरी होती है उसको भी हम सेम उसी बस के ज़रिए असेस कर रहे होते हैं, जो वही एड्रेस बस होती है, वही डाटा बस होती है। देयरफॉर अगर हम उस ब्लॉक ऑफ स्क्रीन का क्लियर कर दें मेमोरी में डाटा, तो जो स्क्रीन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम आस्की वैल्यू ए की उस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दें वाया बस, तो ए हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा ऑन दैट करस्पॉन्डिंग प्लेस। तो मेमोरी तो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल होती है, लेकिन हमारे पास जो स्क्रीन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। इसके अंदर हमारे पास 80 रोज होते हैं और 25 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास पूरी एक ये इमेज पिक्चर खुली हुई है एक फॉर एग्जांपल, जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको अगर हम टेबल्स में डिवाइड करें तो हमारे पास इस तरह से जो टोटल कॉलम्स बनेंगे वो बनेंगे 25, और टोटल जो रोज़ बनेंगी वो हमारे पास 80 रोज़ बन जाएंगी। लेकिन मेमोरी तो हमारी सिंगल डायमेंशन होती है, तो हम एक तरीका निकालते हैं कि हम 2 डायमेंशनल विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन को मैप कर दें लीनियर मेमोरी में। तो हमारे पास दो बाइट्स का एक वर्ड बनता है जिसे जो स्टोर किया जाता है मेमोरी में, जिसकी पहली बाइट जो होती है आस्की कोड के लिए होती है, और जो दूसरी बाइट होती है वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट बता रही होती है। जो हमारे क्योंकि 80 रोज़ होती हैं, तो जो फर्स्ट 80 वर्ड्स होते हैं हमारे, वो फर्स्ट रो ऑफ द स्क्रीन बता रहे होते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट 80 वर्ड्स होंगे वो बता रहे होंगे नेक्स्ट रो। तो क्योंकि हमने मेमोरी को असेस करने के लिए बस का इस्तेमाल कर लिया, तो प्रोसेसर जो है वो अब स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है उसको असेस कर सकता है। उस मेमोरी की जगह में वो जो भी चीज़ डालेगा वो स्क्रीन पे आ जाएगी, जो चीज़ रिमूव करेगा वो स्क्रीन से क्लियर हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो एक स्क्रीन लोकेशन होती है वो एक वर्ड को वीडियो मेमोरी के अंदर करस्पॉन्ड कर रही होती है, और हमारा जो वीडियो कंट्रोलर मेमोरी होता है ये प्रोसेसर को ऐसे ही असेसेबल होता है जैसे एक आम मेमोरी को वो असेस कर रहा होता है। और हमारे पास जो आस्की कोड होते हैं करैक्टर के, किसी सेल में अगर VGA मेमोरी में रखे जाएं तो वो आस्की शेप डिस्प्ले हो जाएगी करस्पॉन्डिंग लोकेशन के ऊपर स्क्रीन पर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही हमारी सारी डिस्कशन का अखज़ है।
तो अब हम मेमोरी को कैसे असेस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस बता रहा होता है कि किस टाइम स्क्रीन के लिए जो हम मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगी। वैसे तो एक नॉर्मल मेमोरी है जो हम नॉर्मल डाटा स्टोर करने के लिए, स्टैक स्टोर करने के लिए, कोड स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हम स्क्रीन के लिए स्पेसिफिकली अभी जो सेव कर रहे हैं चीज़ वो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, ये हम कैसे मेमोरी को बताएंगे, प्रोसेसर को कैसे ये पता चलेगा। तो हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी लोकेशन होती है दैट इज B8000। द फर्स्ट बाइट एट दिस लोकेशन कंटेन्स द आस्की फॉर द करेक्टर डिस्प्ले द टॉप लेफ्ट ऑफ द वीडियो स्क्रीन। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट बाइट होगी वो करेक्टर की एट्रीब्यूट बता रही होगी। ड्रॉपिंग द जीरो वी कैन लोड द रिजल्ट इन अ सेगमेंट रजिस्टर टू असेस द वीडियो मेमोरी। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़ीरोज़ के अलावा बाकी जो तमाम चीज़ है जो B8 है वो हम सेगमेंट रजिस्टर में अगर स्टोर कर दें तो इसका मतलब है कि उस टाइम जो B8 उसके अंदर स्टोर हुआ है हम वीडियो मेमोरी को असेस कर रहे हैं। अगर हम इस मेमोरी के अंदर जो भी काम करेंगे तो उसका इफेक्ट स्क्रीन पर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अ वायरस दैट मेक्स एनी करेक्टर वी राइट ड्रॉप टू द बॉटम ऑफ स्क्रीन। हम इस जगह पे एक वायरस भी लिख सकते हैं सेगमेंट में, तो जो भी करेक्टर उसके बाद लिखेगा बंदा उसका करेक्टर बॉटम पे ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइट यूज़ हो रही थी वो करेक्टर एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ हो रही थी, तो इस कंसेप्ट को भी देखते हैं। पहले तो हमने आस्की कोड देखा कि हमारे पास जो वर्ड था उसके अंदर हमारे पास 8 बिट यहाँ पर थे, 8 बिट यहाँ पर थे, एक बिट बाइट यहाँ थी, एक बाइट यहाँ थी। ये यूज़ हो रही थी आस्की के लिए, और जो सेकंड वाली थी वो यूज़ हो रही थी करेक्टर एट्रीब्यूट के लिए। अब हम देखते हैं कि करेक्टर एट्रीब्यूट में हम क्या क्या वैल्यूज़ डाल सकते हैं और किस वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास करेक्टर एट्रीब्यूट होते हैं उसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर्स फॉर दैट करेक्टर हम ऐड करते हैं। इसको वीडियो एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं या करेक्टर एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, पहली बाइट में हमारे पास आस्की था और जो एट्रीब्यूट था वो हमारे पास सेकंड बाइट में स्टोर हो रहा था, जिसकी वजह से पूरा एक वर्ड बन रहा था जो एक लोकेशन के ऊपर स्क्रीन को एनोटेट कर रहा था या क्रॉसपॉन्ड कर रहा था। तो जो लोअर एड्रेस होता है हमारा वो कोड कंटेन कर रहा होता है, जबकि हायर वन कंटेन कर रहा होता है एट्रीब्यूट को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि लोअर एड्रेस पे हमारे पास आस्की वैल्यू होती है, जबकि हायर के ऊपर हमारे पास करेक्टर एट्रीब्यूट स्टोर होता है। तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट बाइट होती है बेसिकली इसके पास RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं, कितने रेड ऑन करने, ग्रीन को ऑन करना है, ब्लू ऑन करना है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड के लिए, और एक इंटेंसिटी की बिट होती है फॉर द फोरग्राउंड को कितनी इंटेंसिटी देनी है कलर को, जिसकी वजह से ये सारा मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास 16 पॉसिबल कलर्स बन जाते हैं फोरग्राउंड के और 8 पॉसिबल कलर्स बन जाते हैं बैकग्राउंड के। और हमारे पास जो 7th बिट होती है अगर हम उसको सेट करते हैं तो जो करेक्टर होगा वो ब्लिंकिंग करता रहेगा स्क्रीन पर, यानी ऐसे शो होगा, ठीक है, फिर गायब हो जाएगा, फिर शो होगा, फिर गायब हो जाएगा, ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। या फिर आप इसको ब्लिंकिंग वाले से हटाकर बैकग्राउंड इंटेंसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड इन वीडियो कंट्रोलर थ्रू इट्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट आउटपुट पोर्ट की सेटिंग करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर आप बिट्स देखें तो हमारे पास जो एंड पर ये बिट्स हैं ये हैं RGB, और हमारे पास जो ये वाली बिट्स हैं ये भी RGB हैं, और ये हमारे पास है फोरग्राउंड की इंटेंसिटी की बिट, और ये हमारे पास है ब्लिंक करने वाली बिट। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखें अगर इसको थ्योरी में कैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो 0 बिट होती है वो ब्लू कंपोनेंट ऑफ द फोरग्राउंड बता रही होती है, जो 1 बिट होती है हमारे पास ये ग्रीन कंपोनेंट बता रही होती है, और ये हमारे पास रेड कंपोनेंट बता रही होती है फोरग्राउंड का। ये हमारे पास इंटेंसिटी बता रही होती है फोरग्राउंड की। ये हमें बता रहा होता है ग्रीन कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड, और सॉरी ब्लू कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड, ये बता रहा होता है ग्रीन कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड, ये बता रहा होता है रेड कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड, और ये बता रहा होता है ब्लिंकिंग ऑफ द फोरग्राउंड करेक्टर कि हमने उसको ब्लिंक करना है या नहीं करना। अगर हम इस बिट को सेट करेंगे तो वो ब्लिंक करता रहेगा, अगर सेट नहीं करेंगे तो वो ब्लिंक नहीं करेगा। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो DS और ES हैं, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, हम दोनों को डिस्प्ले मेमोरी को असेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DS को हम डेडिकेट कर देते हैं डाटा के लिए, और ES जो है हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वीडियो मेमोरी के लिए। तो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर को इमीडिएट ऑपरेंड जो है इससे हम अलाउ नहीं होता कि हम डायरेक्ट उसको लोड कर दें अपना इंटेल 8088 आर्किटेक्चर में। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सेगमेंट रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट ही कोई वैल्यू इंसर्ट कर दें। हमें ये करना पड़ता है कि हमें एक नॉर्मल रजिस्टर के अंदर पहले वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है, और नॉर्मल रजिस्टर से फिर सेगमेंट रजिस्टर के अंदर हमें अपनी वैल्यू लोड करनी पड़ती है। उसके अलावा और भी मेथड हैं कि हम मेमोरी लोकेशन से लोड कर सकते हैं या पुश एंड पॉप के ज़रिए लोड कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कांस्टेंट को हम लोड नहीं कर सकते किसी सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, हमें कोई ना कोई बीच में दुबई एयरपोर्ट लगाना पड़ता है।
जैसे अब मैंने यहाँ पे AX रजिस्टर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मूव कर दिया इस वैल्यू को, ये वैल्यू बताती है कि हम इस टाइम डिस्प्ले मेमोरी को असेस कर रहे हैं। और उसके बाद ES रजिस्टर के अंदर हमने मूव कर दी AX रजिस्टर की वैल्यू, तो इससे हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है वो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। अब हमने अगर A प्रिंट करना है तो हम बोलेंगे कि मूव वर्ड ES 0 0x0741, यानी अगर हमें इस इंटरप्रिटेशन करें इस कोड की, तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो ES रजिस्टर है उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है B8, ठीक है, 000, ये बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले वीडियो मेमोरी की वैल्यू है। उसमें 0 सेल पे जाओ आप, यानी बिल्कुल उसके टॉप लेफ्ट पे चले जाओ। जब आप वहाँ पर टॉप लेफ्ट पोजीशन पर चले जाओ तब आपने क्या करना है, इसके अंदर मूव कर देना है 0x0741। 0x का मतलब है एक हेक्साडेसिमल नंबर मूव करना है। इस वर्ड वाले का मतलब है कि ये जो हम मूव कर रहे हैं ये बेसिकली एक वर्ड है, ये एक बाइट नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो लोअर बिट है ये हमें आस्की वैल्यू बता रही है, तो हमारे पास इसकी आस्की वैल्यू आ रही है 41, ठीक है, दैट इज़ आस्की वैल्यू फॉर ए। और हमारे पास जो 07 है ये बता रहा है कि इसको करेक्टर बिट इसकी क्या है, 07, जो इसका करेक्टर एट्रीब्यूट है वो क्या है। 07 का अगर हम बाइनरी वैल्यू लेते हैं तो ये बन जाती है 111, ठीक है। तो बाकी तमाम जो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो पीछे बन जाएंगी 000। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे हमारे पास RGB था और यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड की इंटेंसिटी थी और ये हमारे पास सारे बैकग्राउंड की चीज़ें थी और ये हमारा ब्लिंकिंग वाला था। यानी अभी हम कहना चाह रहे हैं कि रेड भी ऑन कर दो, ग्रीन भी ऑन कर दो, ब्लू भी ऑन कर दो और फोरग्राउंड की इंटेंसिटी जो है उसको आप 0 रख दो और ब्लिंकिंग को भी आप ऑफ कर दो। इस करेक्टर को आपने ब्लिंक नहीं करना बल्कि स्टिल रखना है स्क्रीन के ऊपर। तो जब हमने ये किया RGB तीनों को ऑन तो ये वाइट कलर बेसिकली बन जाता है और इसकी इंटेंसिटी लो है क्योंकि इंटेंसिटी वाला नंबर जो है वो 0 पर सेट है। और जो बैकग्राउंड है हमारा, बैकग्राउंड के लिए तीनों 0 सेट हुए हुए हैं, तो बैकग्राउंड का जो कलर बनेगा वो ब्लैक कलर बन जाएगा। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्लियर है तो इसका मतलब ब्लिंकिंग भी नहीं होगी। अब एक और इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ES के अंदर 160 लोकेशन के ऊपर आप जाओ, ठीक है, जो हमारे डिस्प्ले मेमोरी का जगह है उसमें 160 पर जाओ और ये वाला जो नंबर है इसको मूव कर दो, ये एज ए वर्ड है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि हमारे पास जो एस की वैल्यू होगी वो 30 होगी, इसकी जो बिट होगी करेक्टर एट्रीब्यूट की वो 12 होगी और हमारे पास जो ES है उसके अंदर 80 सेल्स हमारे पास पहली रो में होते हैं, 80 दूसरे रो में होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो 160 है ये बेसिकली हमारे पास बिट्स हैं। अब हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में तो ये 80 करेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाइट्स तो हमारे पास जो होती हैं उनको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, तो ये बाइट्स हैं बेसिकली और इसको डिवाइड करके वर्ड्स बनाएंगे तो 80 बन जाएंगे और 80 वर्ड्स हमारे पास पहली रो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारी जो लोकेशन बन रही होगी वो बन रही होगी स्टार्ट ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो के स्टार्ट में हमारा वर्ड आएगा 30 जो होता है हमारा बेसिकली 0 के लिए यूज़ होता है, 0 शो हो जाएगा और 12 को अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ग्रीन कलर ऑन ब्लू बैकग्राउंड, जब हम सारी चीज़ें इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और इसकी इंटेंसिटी भी हमारे पास आ जाएगी, कितनी इंटेंसिटी और ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल कोड लेते हैं जिसके अंदर हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जितने भी डिस्प्ले, पूरी कंप्लीट डिस्प्ले मेमोरी के ऊपर हमारे पास जितने भी रोज़ और कॉलम्स के सेल्स बन रहे हैं हमने सब को क्लियर करना है। बारी बारी हम सब पर आइट्रेशन करेंगे, सबको एग्जीक्यूट करेंगे और सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्लियर करने के लिए हम क्या इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे कि वाइट कलर जो है वो इंसर्ट हो जाए और वाइट कलर जो इंसर्ट हो रहा है उसके साथ साथ उसकी ब्लिंकिंग भी ना हो और उसकी इंटेंसिटी भी जो है वो हमारे पास ऑन हो। तो इससे हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, तमाम स्क्रीन हमारी वाइट हो जाएगी। तो इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हम जो नॉर्मली करते आ रहे थे अभी तक कि हमारा कोड जो सेगमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो बता दिया हमने। फिर हमने AX रजिस्टर के अंदर वीडियो मेमोरी की जो लोकेशन है वो ऐड की और ES जो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर AX की वैल्यू एंटर की। ये हमारा जो है ना ये वीडियो मेमोरी को असेस करने के लिए यानी विंडो खोलने के लिए उसके लिए हमारा कोड इस्तेमाल होता है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा DI है, जो इंडेक्सिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम सबसे लेफ़्ट पे ले जाने के लिए 0 यूज़ करते हैं, हमारा इंडेक्स इस टाइम 0 होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और हमने ये चीज़ देखी थी कि मेमोरी जो है हमारी वर्ड्स की फॉर्म में, पहली बाइट उसकी आस्की के लिए और दूसरी बाइट जो है उसकी कैरेक्टर एट्रीब्यूट के लिए, तो हमने हर टाइम 2 के स्टेप में मूव करना है। तो हम क्या करते रहेंगे, इंडेक्स वाला जो है हमारा, उसको मूव करने के लिए हम 2 उसके अंदर ऐड करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक हम 4000 तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि 4000 जो है हमारा लास्ट एंड वाला सेल होगा हमारे डिस्प्ले का। और जंप इफ नॉट इक्वल, अगर तो हम 4000 पे नहीं पहुंचे और डी और 4000 इक्वल नहीं है तो दोबारा जंप करो नेक्स्ट करेक्टर पे, यानी दोबारा ये चीज़ एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और फिर एंड पर हम प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। अब ये तो हमने आइट्रेशन देख दी, लेकिन इस कोड के अंदर, इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है ये हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ई एस डी आई, इस टाइम जो डी आई है जो शुरू में 0 पर होगा और एंड पर 4000 पे पहुंच जाएगा, आइट्रेशन करते करते तमाम सेल से एग्जीक्यूट होते होते सब में हमने क्या करना है, 0x0720 को हमने इंसर्ट कर देना है। ये नंबर इंसर्ट करने से क्या होगा कि होल स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो स्पेस इंसर्ट हो रहा है, स्पेस के लिए हमारा नंबर है 20, वाइल 7 इज द नॉर्मल एट्रीब्यूट ऑफ द लो इंटेंसिटी वाइट ऑन ब्लैक, ठीक है। जो हमारा 7 करेक्टर एट्रीब्यूट है ये बेसिकली इसलिए है कि हमने लो इंटेंसिटी वाइट करना है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर विद नो ब्लिंकिंग, और हमारा जो स्पेसिस हैं बेसिकली उसके लिए हम 20 आस्क की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो हम हर जगह पे स्पेस एंटर करते जा रहे हैं जो कि वाइट कलर की स्पेस है। तो हमारे पास हमने देखा था कि टोटल हमारे पास 80 रोज़ थी और 25 कॉलम्स थे, ठीक है। और जब हमने जस्ट अ सेकेंड, यस, 80 रोज़ थी हमारे पास और 25 कॉलम्स थे, और हमने देखा था कि हमारे पास वर्ड थे तमाम में स्टोर। तो जब हमने 80 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो टोटल हमारे पास 4000 की विंडो आ गई थी। इसका मतलब हमने 4000 तक आइट्रेट करना है, और जो हमारी लास्ट वर्ड की लोकेशन है ये 3998 पर पड़ी होती है, यानी 3998 से वो स्टार्ट हो रही होती है और 4000 पर कंप्लीट हो रही होती है, क्योंकि उसका साइज़ भी 2 के बराबर होता है। तो डिबगर में हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते क्लियरिंग द स्क्रीन वाला, क्योंकि डिबगर की जो स्क्रीन होती है वो और चीज़ होती है। जब हम डिबगर देख रहे होंगे तो वो हमारी डिस्प्ले को ओवरराइड कर देगा और डिबगर हमें शो हो रहा होगा। लेकिन अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से ये फाइल एग्जीक्यूट करें तो हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो इसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट करता है, और जब ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम जब फिनिश होगा तो रीअपेयर हो जाएगा हमारा प्रोग्राम आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ आवर एप्लीकेशन। कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास दोबारा से शो हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड टू सी सम आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये हमने एक एप्लीकेशन लिखी है जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं और इसका आउटपुट हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।